हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ संजली। आज हम बात करेंगे जुलाई मंथ के कंसोलिडेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। ये करंट अफेयर्स की दूसरी वीडियो है और उसकी वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक्स को न्यू कॉलोनल ऑफ द रेजिमेंट ऑफ गढ़वाल राइफल्स। दूसरा टॉपिक है स्कूल्स इन उत्तराखंड टू रिसाइट गीता श्लोक। तीसरा है उत्तराखंड क्रिएट्स न्यू रिकॉर्ड ऑन हरेला फेस्टिवल। एंड चौथा उत्तराखंड जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025। जो इससे पहले के टॉपिक्स हैं वो मैंने अपने पहले वीडियो में कवर कर दिए हैं। आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर सीरीज़ को। पहला टॉपिक है न्यू कॉलोनल ऑफ द रेजिमेंट ऑफ गढ़वाल राइफल्स। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जनरल दिनेश सिंह राणा जी ने जो कि लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा हैं, वो पहले कमांडर इन चीफ रह चुके हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड के। उन्होंने रेजिमेंट ऑफ गढ़वाल राइफल्स को ऑफिस को ऑफिशियली टेकन किया है इन अ सेरेमनी हेल्ड एट द गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर इन लैंसडाउन, उत्तराखंड। इन्होंने जनरल एन एस राजा सुब्रमणी को सक्सीड किया है। इसका मतलब ये है कि राजा सुब्रमणी जो है, एन एस राजा सुब्रमणी, वो पहले इनसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। अब की पॉइंट्स क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो सकते हैं और जो जितने भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली किसने गढ़वाल राइफल्स के रेजिमेंट की ऑफिस को टेकन किया है या के कार्यभार को संभाला है। ठीक है, ये किसने गढ़वाल राइफल्स की रेजिमेंट के कार्यभार को छोड़ा है। की पॉइंट्स गढ़वाल राइफल्स के बारे में। गढ़वाल राइफल्स जो है, गढ़वाल राइफल्स एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इन्फेंट्री रेजिमेंट मतलब सैन्य दल, जो पैदल सैन्य दल है। इन्फेंट्री रेजिमेंट का मतलब होता है पैदल दल, ठीक है, सैन्य पैदल दल। और ये 27 रेजिमेंट्स, भारत की 27 रेजिमेंट्स में से एक रेजिमेंट है। ये 1887 ईस्वी में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एज द 39th गढ़वाल रेजिमेंट ऑफ बंगाल आर्मी। It became part of the British Indian Army and was later incorporated into the Indian Army after India's independence. इंडिया की इंडिपेंडेंस या इंडिया की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के बाद इसको भारत की आर्मी में इनकॉर्पोरेट किया गया और पहले ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी का पार्ट बनी। उसके बाद इसको जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद इसको भारत के आर्मी में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। द सोल्जर्स ऑफ गढ़वाल राइफल्स मेनली कम फ्रॉम द 7 गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। जो गढ़वाल राइफल्स के सोल्जर्स हैं वो 7 डिस्ट्रिक्ट में से आते हैं, जिसमें से पहला डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल एंड हरिद्वार। द गढ़वाल स्काउट्स आर स्टेशनड एट द जोशीमठ एंड आर निकनेम्ड द स्नो लीपर्ड। जो गढ़वाल स्काउट्स हैं वो जोशीमठ में स्टेशनड हैं और उनका जो निकनेम है द स्नो लीपर्ड। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो इसको अपने नोट्स में कवर कर लीजिएगा। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग legacy of valor, courage and service to the nation and reflecting the proud tradition of गढ़वाली वॉरियर्स। तो ये अपने शौर्य के लिए जाने जाते हैं, अपनी सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं और अपने करेज के लिए जाने जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं गढ़वाली वॉरियर्स के ट्रेडिशन को प्राउडली रिफ्लेक्ट करते हैं। द रेजिमेंट अर्न डिस्टिंक्शंस इन बोथ वर्ल्ड वॉर्स एंड इन द मल्टीपल पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स। इन्होंने अलग अलग समय पे डिस्टिंक्शंस प्राप्त की हैं। डिस्टिंक्शंस का मतलब होता है विशेषताएं या विशेष पदवी प्राप्त की है, मेडल्स प्राप्त किए हैं। इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द 1962 साइनो इंडियन वॉर एंड इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 एंड 1971। इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कब? जो भारत और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में और भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 और 71 में। द गढ़वाल राइफल्स इज़ फेमस फॉर इट्स रोल इन पीस कीपिंग मिशंस। गढ़वाल राइफल्स अपने पीस कीपिंग मिशंस में अपनी भूमिका के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जैसे कि ऑपरेशन पवन इन श्रीलंका में ऑपरेशन पवन किया गया था। इस रेजिमेंट का मोटो क्या है? युद्धे कृति निश्चय, फाइट विद डिटर्मिनेशन। द रेजिमेंट्स इंसाइनिया फीचर्स, जो रेजिमेंट के जो फीचर्स हैं, जो सिंबल है वो है माल्टीज क्रॉस, सिमिलर टू द डिफंक्ट राइफल ब्रिगेड प्रिंस कॉन्सर्ट्स ऑन। जो डिफंक्ट हो चुकी है राइफल ब्रिगेड प्रिंस कॉन्सर्ट्स ऑन, उसकी सिमिलर में है। द गढ़वाल राइफल हैज़ वॉन सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। गढ़वाल राइफल्स ने बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स विन किए हैं, जिसमें से 3 विक्टोरिया क्रॉस हैं और 1 अशोका चक्र है। ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। हमारा दूसरा टॉपिक है स्कूल्स इन उत्तराखंड टू रिसाइट गीता श्लोकास। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली
भगवत गीता श्लोक को रिसाइट करने के लिए हर गवर्नमेंट स्कूल में डेली भगवत गीता के उच्चारण को मैंडेटरी कर दिया है। भगवत गीता के श्लोक्स के उच्चारण को मैंडेटरी कर दिया है हर गवर्नमेंट स्कूल में ड्यूरिंग द प्रेयर मीटिंग टू इंटीग्रेट, सो दैट इंडिया की नॉलेज सिस्टम, जो ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसको मॉडर्न एजुकेशन के साथ में जोड़ा जा सके। सो दैट इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को मॉडर्न एजुकेशन के साथ में जोड़ा जा सके, सो दैट इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनके कैरेक्टर बिल्डिंग ट्रेट्स फोस्टर हो सकें या मजबूत हो सके। की पॉइंट्स क्या है इसमें? द डायरेक्टिव इशूड बाय द डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंस्ट्रक्ट टीचर्स टू सेलेक्ट अ श्लोक ऑफ द वीक फॉर रिसाइटेशन। जो डायरेक्टिव हैं वो डायरेक्टर ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर के द्वारा इशू किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्ट टीचर्स टू सेलेक्ट अ श्लोक ऑफ द वीक फॉर रेसिटेशन, और इन्होंने जो है टीचर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं कि वो हर हफ्ते श्लोक ऑफ द वीक को सिलेक्ट करेंगे रेसिटेशन के लिए, उच्चारण के लिए। द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता रूटेड इन साइकोलॉजी लॉजिक एंड बिहेवियरल साइंस एंड मॉरल फिलॉसफी। जो भगवत गीता की टीचिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी, लॉजिक, बिहेवियरल साइंस एंड मॉरल फिलॉसफी में रूटेड है, जो कि एक्सप्लेन टू द हाईलाइट देयर कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन वैल्यूज, लीडरशिप, इमोशनल बैलेंस एंड साइंटिफिक थिंकिंग, ऑल फ्रॉम अ सेक्युलर परस्पेक्टिव। द इनिशिएटिव अलाइंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो इनिशिएटिव है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ में अलाइंड है, जो कि विच इनकरेज द इंक्लूजन ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम इन द एजुकेशन करिकुलम। इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका इनिशिएटिव है कि इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को एजुकेशन करिकुलम में इंक्लूड करना, तो ये उसी का ही कहीं ना कहीं पार्ट है और ये इनिशिएटिव उसी के साथ में अलाइन होता है। तो आपका होमवर्क है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पढ़ना और इसके की फीचर्स को देखना। वैसे मैं ये टॉपिक अपने आने वाली वीडियोस में कवर करूँगी, लेकिन ये आपका होमवर्क है। भगवत गीता के बारे में बात करें तो भगवत गीता a 700 वर्स philosophical dialogue attributed to the sage व्यासा। ये 700 भगवत गीता जो ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित 700 श्लोकों वाला एक दार्शनिक संवाद है, महाभारत के भीष्म पर्व में निहित है। यह एक गहन संवाद प्रस्तुत करती है जो राजकुमार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ था, जिसमें धर्म, कर्तव्य, कर्म, कार्य, भक्ति, श्रद्धा और ज्ञान बुद्धि के उपदेश दिए गए हैं। गीता विभिन्न भारतीय दार्शनिक परंपराओं जैसे वैदिक, बौद्ध, जैन और चार्वाक दर्शन का समन्वय करती है और कर्म योग के सिद्धांत की आधारशिला रखती है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कवर होता है। अब हम अपना तीसरा टॉपिक कवर करेंगे, उत्तराखंड क्रिएट्स अ न्यू रिकॉर्ड इन ऑन हरेला फेस्टिवल। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड ने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ओवर 1.83 लाख सैपलिंग्स अक्रॉस द स्टेट ऑन द ओकेजन ऑफ हरेला फेस्टिवल। उत्तराखंड ने हरेला पर्व के अवसर पर राज्य भर में 8.13 लाख से अधिक पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री ने रुद्राक्ष का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की है। आगे हम बात करेंगे की पॉइंट्स क्या हैं और हरेला फेस्टिवल के बारे में। एक्चुअली हरेला फेस्टिवल क्या होता है? हरेला फेस्टिवल हरेला उत्तराखंड का एक पारंपरिक त्यौहार है जो श्रावण माह में मानसून ऋतु की शुरुआत और बुवाई के चक्र का प्रतीक है। यह पर्व मुख्य रूप से कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल के कुछ भागों में मनाया जाता है। यह धार्मिक और कृषि से जुड़ा त्यौहार है जो प्रकृति और कृषि के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे यूकेपीसी से रिलेटेड और हमारे जो भी अन्य एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड। एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें, ये एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस में हम क्या बात करते हैं कि पूरे राज्य में लोग इस अवसर की जो तैयारी है 10 दिन पहले करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये है कि हाउस होल्ड अक्रॉस द स्टेट्स प्रिपेयर फॉर द ओकेजन बाय सोइंग सीड्स सच एज बार्ले, मेज एंड मस्टर्ड 10 days इन एडवांस। 10 दिन पहले इसकी तैयारी की जाती है। तो कितने दिन पहले? 10 दिन पहले इसकी
तैयारी की जाती है जिसमें वे जौ, मक्का और सरसों जैसे बीज बोते हैं जो बाद में हरे अंकुर हरेला के रूप में उगते हैं, जो बाद में हरे अंकुर हरेला के रूप में उगते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है by sowing seeds such as barley, maize and mustard 10 days in advance. Okay, these sprouts into green shoots called harela, जिनको हरेला कहा जाता है, which are symbolically cut and placed on the heads of family members as a blessing for prosperity and good health, जिनको जिनको समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के आशीर्वाद के रूप में काट कर परिवार के सदस्यों के सिर पर रखा जाता है। ये तो हुई इसकी एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस। अब हम बात करेंगे इसकी रिलीजियस और कल्चरल ऑब्जर्वेंस के बारे में। महत्वता क्या है इसकी रिलीजियस, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता क्या है। द फेस्टिवल ऑल्सो कममेमोरेट्स द डिवाइन मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। यह पर्व भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य विवाह की स्मृति में भी मनाया जाता है। कई घरों और मंदिरों में मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। देख, with many homes and temples setting up clay idols for the ritual worship, devotees offers prayer for good harvest, environmental harmony and community well-being. सेलिब्रेशन एंड इवेंट्स की बात करें, सेलिब्रेशंस एंड इवेंट्स की बात करें तो इस उत्सव पर लोकगीत, नृत्य और मेले का आयोजन किया जाता है। ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स, डांसेस एंड लोकल फेयर्स आर सेलिब्रेटेड इन टाउन्स एंड विलेजेस इंक्लूडिंग इवेंट्स लाइक हरेला मेला, जिसमें इवेंट्स जैसे कि हरेला मेला, अल्मोड़ा में हरेला मेला एंड नैनीताल और अल्मोड़ा में हरेला मेला जैसे विशेष रूप से मेले प्रसिद्ध हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है कि इस उत्सव पर अल्मोड़ा और नैनीताल में कौन से इवेंट्स मनाए जाते हैं, कौन सा मेला लगता है, हरेला मेला। तो अल्मोड़ा और नैनीताल में कौन सा मेला लगता है, हरेला मेला। Children participate in bamboo stilt game called Gedi, while elders uphold age-old customs to commemorate the festival. एंड बच्चे इस पर्व पर गेड़ी नामक बांस की टांगों पर चलने वाले पारंपरिक खेल में भाग लेते हैं, जबकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो पुरानी रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हुए इस त्यौहार को मनाते हैं। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न टाइम्स, इसका आधुनिक समय में क्या महत्वता है। सेलिब्रेटेड प्राइमरली बाय द हिंदू कम्युनिटीज इन द हिल्स, इट सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द डीप बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर्स। यह पर्व मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों के हिंदू समुदायों द्वारा मनाया जाता है और मनुष्य तथा प्रकृति के गहरे संबंध की याद दिलाता है। कृषि, धार्मिक और पारिस्थितिक विषयों के अनोखे मेल के कारण यह त्यौहार वर्षों में और भी महत्वपूर्ण और लोकप्रिय बन गया है। With its blend of agricultural, religious, and ecological themes, the festival has grown in significance over the years, both as cultural tradition and a public. About plantation drive. अब plantation drive की बात करें, the celebrated Harela repay the debt of Mother Earth. Plantation campaign saw planting of यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिसिंग हो चुका है, तो इसको आप अपने नोट्स में कवर कर लीजिएगा। द सेलिब्रेट हरेला रिपे द डेप्ट ऑफ मदर अर्थ प्लांटेशन कैंपेन सॉ द प्लांटिंग ऑफ ओवर 8.13 lakh saplings across 13 districts, marking the largest plantation effort in the state during the single festival, aligned with the प्राइम मिनिस्टर्स एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आप अपने नोट्स में कवर कर लीजिएगा। इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे ये है कि जो राज्य का ये सबसे बड़ा वृक्षारोपण अभियान था, जिसमें हरेला पर्व के अवसर पर उत्तराखंड में एक ही त्यौहार के दौरान राज्य में 8 लाख प्लांटेशंस लगा के प्लांटेशन या सबसे बड़ा वृक्षारोपण अभियान करके इसको प्रधानमंत्री की एक पेड़ माँ के नाम की पहल के अनुरूप जोड़ा गया। सामूहिक भागीदारी की बात करें, अब हम बात करेंगे अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव। ये 5 जून 2024 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एंड ये कैंपेन एक पेड़ माँ के नाम एंड कंबाइनिंग इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अ ट्रिब्यूट टू द मदर्स, इसको जिसमें इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को माता अपने
अपनी माताओं के लिए ट्रिब्यूट के नाम पे साथ जोड़ा गया। द कैंपेन वॉज इनोग्रेटेड विद द प्लांटिंग ऑफ पीपल ट्री एट बुद्धा जयंती पार्क इन दिल्ली। इस कैंपेन को किस तरीके से इनोग्रेट किया गया? पीपल ट्री को प्लांट करके, बुद्धा जयंती पार्क में पीपल ट्री को प्लांट करके इस कैंपेन का इनोग्रेट किया गया। सिंबॉलिक जेस्चर ऑफ ट्री प्लांटिंग जो सिंबॉलिक जेस्चर ऑफ ट्री प्लांटिंग, यह जो कैंपेन है, यह अभियान जो है लोगों को प्रेरित करता है कि वे अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाएं, जो माताओं की पालन पोषण की भावना और पर्यावरण संरक्षण दोनों का प्रतीक है। पेड़ माताओं की तरह ही जीवन, सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। ट्रीज आर वाइटल फॉर द सस्टेनेंस, प्रोटेक्शन एंड फ्यूचर जनरेशन मच लाइक मदर्स। कंट्रीब्यूशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब है कि सतत विकास में योगदान। किस तरीके से ये कैंपेन सतत विकास में अपना योगदान दे रहा है? द इनिशिएटिव अलायंस विद द इंडियाज ब्रॉडर कोस्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो इनिशिएटिव है, यह पहल भारत के सतत विकास के लक्ष्यों से जुड़ी हुई है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर पर्यावरण संरक्षण, हरित जीवन शैली और भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थायी विरासत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। द इनिशिएटिव अलाइंस विद इंडियाज ब्रॉडर कोस्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, emphasizing the need for the both individuals actions and collective efforts in promoting environmental conservation and creating lasting legacy for future generation। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कवर होता है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उत्तराखंड जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड कैबिनेट अप्रूव्ड द उत्तराखंड जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 टू प्रमोट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च फॉर exploring and developing geothermal resources that are both economically and environmentally sustainable। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली उत्तराखंड की जो कैबिनेट है, उसने उत्तराखंड जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को अप्रूव कर दिया है, सो दैट हम साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को प्रमोट कर सकें फॉर एक्सप्लोरिंग एंड डेवलपिंग जियोथर्मल रिसोर्सेज। क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें जियोथर्मल एनर्जी मिल सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे चमोली में ही जो हमारा तप्त कुंड है, जोशीमठ में जो हमारा तप्त कुंड है, जोशीमठ नहीं, आई थिंक गौरीकुंड में जो हमारा तप्त कुंड है, वो हम आगे कवर करेंगे। सो इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस, सोर्सेस हैं जहाँ से हम अपनी जियोथर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमारी उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को अप्रूव किया है, बोथ फॉर इकोनॉमिकल, ये किसके लिए? इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, जो कि इकोनॉमिकली भी सस्टेनेबल है और इन्वायरमेंटली भी सस्टेनेबल है। यहाँ पे नोट क्या है, इसको ध्यान रखने वाली बात, द कैबिनेट अप्रूव्ड उत्तराखंड स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट रूल्स 2025 टू इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेवल मिनरल ट्रस्ट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैबिनेट ने उत्तराखंड स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट रूल्स 2025 को भी अप्रूव किया है, सो दैट स्टेट लेवल मिनरल ट्रस्ट की फॉर्मेशन को इनकरेज किया जा सके, को बढ़ावा दिया जा सके। इट ऑल्सो अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स एंड फॉर्मलाइज्ड द उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल्स 2025 रिप्लेसिंग द 2017 यहाँ पे रूल्स लिख लीजिएगा, 2017 रूल्स, जिसने 2017 के रूल्स को रिप्लेस किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे की पॉइंट्स क्या हैं इसके, अबाउट जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025। द पॉलिसी एम्स टू यूटिलाइज जियोथर्मल साइट्स फॉर पावर जनरेशन। इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है कि जियोथर्मल साइट्स को यूटिलाइज़ किया जा सके, सो दैट हम अपनी पावर जनरेशन की जो नीड है उसको फुलफ़िल कर सकें। हीटिंग एंड कूलिंग, पावर जनरेशन, for power generation, heating and cooling, water purification and community development. The government seeks to enhance Uttarakhand's energy security. गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने उत्तराखंड की एनर्जी सिक्योरिटी को इन्हांस कर सके, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर सके एंड लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में कंट्रीब्यूट अपना योगदान दे सके। यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, वो थोड़ा सा मिसिंग हो चुका है स्लाइड में। द एनर्जी डिपार्टमेंट, जो इन कोलैबोरेशन विद द उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी URDE
UGEDA and Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited UJVNL will implement the policy across all geothermal projects in the state। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी एजेंसीज जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो पहला है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एंड दूसरी है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये दोनों ही जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, आपस में कोलैबोरेट करके इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही हैं। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन की बात करें तो गवर्नमेंट जो है ऑलमोस्ट द गवर्नमेंट विल अलॉट जियोथर्मल प्रोजेक्ट फॉर मैक्सिमम ऑफ 30 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। जिस दिन से इसको कमीशन किया गया है उस दिन से लेके 30 अगले आने वाले 30 सालों तक जो है गवर्नमेंट जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स को अलोकेट करेगी। जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स जो है अलोकेट होंगे। अ प्रोजेक्ट कैन बी अवॉर्डेड टू सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट डेवलपर्स। जो प्रोजेक्ट हैं वो सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को अवॉर्ड किए जाएंगे, दिए जाएंगे और प्राइवेट डेवलपर्स भी इसमें जो है भागीदारी हो सकते हैं थ्रू ऑप्टिटेटिव बिडिंग। देखो क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो उस समय पे सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बिडिंग की जाती है, बोली लगाई जाती है। जो भी उनको पार्टी सही लगती है, जिस पार्टी का दावा ठोस होता है उस पार्टी को ही जो है फर्दर प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो इसी तरीके से ये वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो बिडिंग के थ्रू और दूसरे जो स्पेसिफाइड मैनर्स हैं उनके थ्रू ये जो प्रोजेक्ट्स हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो स्टेट और सेंटर की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको और प्राइवेट डेवलपर्स को दिए जाएंगे। जियोलॉजिकल बेसिस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन उत्तराखंड। जो जियोलॉजिकल बेसिस हैं, कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन सी स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे जियोथर्मल जहाँ से हम जियोथर्मल एनर्जीज़ को जियोथर्मल एनर्जीज जो हैं ले सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स और जियोथर्मल सोर्सेज हैं हिमालयन रीजन्स में जो है हॉट स्प्रिंग्स और जियोथर्मल सोर्सेज हैं। फ्रॉम वेयर सब सरफेस वाटर रीचेस जियोथर्मल पॉइंट्स एंड इमर्ज थ्रू द थर्मल वेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सब सरफेसिस वाटर जियोथर्मल पॉइंट्स में रीच करता है और थर्मल वेंट की तरह वो इमर्ज होके आता है। जैसे कि आपने गर्म पानी के जो झरने हैं वो देखे हैं उत्तराखंड में। मणिकर्णिका साहिब, आई थिंक ये हिमाचल प्रदेश में, शायद, मुझे अभी ये कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म करके बताऊंगी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए कि मणिकर्णिका साहिब कहाँ पे है। और उसी तरीके से हेमकुंड साहिब है, ठीक है, हेमकुंड साहिब है। तो ऐसे रीजन्स जहाँ पे जो झरने, गर्म पानी के झरने हमें मिलते हैं, गर्म पानी के प्रपात हमें मिलते हैं, तो वहाँ से हम जियोथर्मल एनर्जीज़ को गेन कर सकते हैं। ठीक है। हीट जनरेशन अकर्स ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फिनोमिना है। ये आप जियोग्राफी के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है ये गर्म पानी जो है नीचे हमारी धरती से निकलता है। ये एक तरीके की वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण ये जो हीट जनरेशन है ये होती है। टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ये हीट जनरेशन होती है। और रॉक फॉर्मेशन जो जब अर्थ के बीनीथ, अर्थ सरफेस के बिल्कुल नीचे वाले भाग में जब रॉक फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे जो है हीट जनरेशन होती है। आप इन फिनोमिनास को अपने ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज़ में पढ़ोगे, ठीक है। तो वहाँ पे इन रीज़नों के कारण ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। जो भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे अगर वो लाइनर टाइप क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये एक पॉइंट की तरह वहाँ पे आ जाता है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक मूवमेंट एंड रॉक फॉर्मेशन के कारण जो है हीट जनरेशन होती है या नहीं। तो इस तरीके से हीट जनरेशन होती है वॉल्केनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक मूवमेंट एंड रॉक फॉर्मेशन के कारण, ठीक है, बीनीथ द अर्थ सरफेस। व्हेन वाटर सोर्सेज पासिस नियर दीज जोन्स, जब जो है वाटर सोर्सेज इन जोन्स के पास से गुजरते हैं, जो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी वाले जोन्स होते हैं वहाँ से जब वाटर सोर्सेज गुजरते हैं तो क्या होता है कि ये जो वाटर है वो वहाँ की हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं एंड इस तरीके से वो थर्मल वेंट की तरह इमर्ज होके आते हैं। हॉट स्प्रिंग्स की तरह ये बाहर निकलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स की फॉर्म में ये बाहर निकलते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं, ठीक है। जो थर्मल सोर्सेज लाई अलॉन्ग द मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को आप प्लीज़ अपने नोट्स में कवर कर लीजिएगा। जियोथर्मल सोर्सेज जो है कहाँ पे लाई करते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट में लाई करते हैं। कहाँ पे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट फॉर एग्जांपल ये ग्रेटर हिमालयास हैं एंड ये लोअर हिमालयास हैं, तो इनके बीच जो इन दोनों
हिमालयास को अलग करती है उसको बोला जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वहाँ पे जियोथर्मल सोर्सेस लाई करते हैं। वहाँ पे क्या लाई करते हैं? जियोथर्मल सोर्सेस लाई करते हैं। अ जियोग्राफिकल फॉल्ट लाइन वेयर द इंडियन प्लेट मीट्स द यूरेशियन प्लेट्स। ये क्या है? एक जियोग्राफिकल फॉल्ट लाइन है जहाँ पे जो इंडियन प्लेट है, आप इनको भी ज्योग्राफी में फिर पढ़ोगे कि कितनी प्रकार की प्लेट्स हैं। जैसे इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडो पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, इंडो पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक प्लेट है। ऐसे ही ऐसे ही आप जब अलग अलग रीजन्स में जाओगे, अलग अलग मैप में जाओगे, तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की प्लेट्स दिखेंगी, ठीक है। जैसे अलास्का प्लेट है, अगर आप यूएसए वाली साइड में चले जाओगे, पैसिफिक रीजन्स में अलास्का प्लेट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ये जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन है जो कि इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के बीच में लाई करती है। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट में किस तरीके से लाई करती है। फॉर सपोज ये क्या है? ये यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये भारत का नक्शा है। फॉर सपोज ये क्या है? ये यहाँ पे भारत का नक्शा है, ठीक है। मान के चलिए ये भारत का क्या है? ये आगे हिमालयस, ठीक है, ये आगे भारत, ठीक है। तो ये वाला जो, और यहाँ से हमारा जो है शुरू हो जाता है, जो हिमालय के इस पार्ट से शुरू हो जाता है, ये वाला पोर्शन चाइना का, ये वाला पोर्शन रशिया का, और रशिया के यहाँ पे आ जाता है यूराल माउंटेन्स, और इस वाले रीजन्स में थोड़ा सा जो रीजन आता है वो यूरोप का आता है। तो इन सारे रीजन को जो भारत से अलग करता है उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन, ठीक है जी। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जियोथर्मल सोर्सेज जो हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट में लाई करते हैं। अ जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन वेयर द इंडियन प्लेट मीट्स द यूरेशियन प्लेट, जहाँ पे इंडियन प्लेट्स जो है यूरेशियन प्लेट्स से मिलती है। अब हम बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप राइट डाउन कर लीजिएगा कि उत्तराखंड में कौन कौन से रीजन्स हैं। हाँ, देखिए अब यहाँ पे आ गया है कि उत्तराखंड में कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे जो है ये हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं, ठीक है। जो थर्मल वेंट्स है वो मिलते हैं। पहला है मणिकर्ण साहिब। मणिकर्ण साहिब कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में इनकलकेट कर लीजिएगा। मैंने पहले बात की थी मणिकर्ण साहिब के बारे में, तो मणिकर्ण साहिब आपका यहाँ पे आंसर मिल चुका है कि ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा गौरीकुंड कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अब हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जियोथर्मल एनर्जी है इज़ अ हीट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर, जो कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है? अर्थ के इंटीरियर से निकलने वाली गरम भाप, ठीक है, या गरम एनर्जी, हीट है। और इट इज़ रिन्यूएबल। ये क्या है? जनरेटेड बाय द रेडियो एक्टिव डिके, जो कि किससे जनरेट होती है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिव डिके। ये इस तरीके का क्वेश्चन रिसेंटली यूपीएससी में पूछ चुके हैं। इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी में रिसेंटली पूछ चुके हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी में बन जाते हैं। तो ये वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जियोथर्मल एनर्जी जो है अर्थ के इंटीरियर से निकलती है और ये किससे जनरेट होती है? रेडियो एक्टिव डिके के कारण ये जनरेट होती है। अच्छा, ये किस तरीके की एनर्जी है? ये एक रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि कोई किस तरीके की एनर्जी है? रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि हमें बेस लोड पावर प्रोवाइड करती है, जो कि अवेलेबल 24 घंटे अवेलेबल होती है एज द अर्थ कंटिन्यूसली प्रोड्यूसेस हीट। क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस करती है, तो कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस होने के कारण जो है ये इस तरीके की जो पावर है, इस तरीके की जो एनर्जी है वो हमारे पास में 24 घंटे अवेलेबल रहती है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे भारत के बारे में। इंडिया हैज़ 381 थर्मली अनोमलस साइट। इंडिया के पास में 381 जो थर्मली अनोमलस साइट्स हैं, ठीक है जी, जिसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है विद द पोटेंशियल टू जनरेट, जिसका जो क्षमता है वो कितनी है? 10,600 मेगावाट एनर्जी को जनरेट करने की क्षमता है। इनफ टू पावर 10 मिलियन हाउस होल्ड, जो कि 10 लाख लोगों के घरों को चला सकती हैं। 10 मिलियन हाउस होल्ड्स
1 करोड़ लोगों के हाउस होल्ड्स को चला सकती है। सॉरी, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था कि 10 मिलियंस हाउस होल्ड मीन्स 1 करोड़ लोगों के घरों को जो है ये बिजली, ये पावर प्रोवाइड कर सकती है। की प्रोजेक्ट्स, जिसमें से की प्रोजेक्ट्स कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? एक मनुगुरु प्रोजेक्ट है, मनुगुरु पायलट प्लांट है मनुगुरु में। 20 किलोवाट पायलट प्लांट है मनुगुरु में। तेलंगाना में मनुगुरु कहाँ पे है? तेलंगाना में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, राइट डाउन कर लीजिएगा। और तेलंगाना में एक है ONGC का 1 मेगावाट प्रोजेक्ट इन पुगु वैली लद्दाख। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ये UPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है और UKPCS के प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। UKPCS के लिए प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, UPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा कौन कौन सी थर्मली एनोमलस साइट जो हैं आइडेंटिफाई की गई हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं। तो पहला है तेलंगाना का मनुगुरु पायलट प्लांट जो कि 20 किलोवाट का है, और ONGC का 1 मेगावाट प्रोजेक्ट जो कि पुगा वैली लद्दाख में है, ये कितने वाट का है? 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। और ये कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। किसके द्वारा, कौन सी एजेंसी है? ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड ONGC एजेंसी है। और दूसरा प्रोजेक्ट मनुगुरु तेलंगाना में है। इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड एग्रीमेंट विद द कंट्रीज। भारत ने आइसलैंड के साथ में भी अभी रिसेंट 2007 में एग्रीमेंट साइन किया था। आइसलैंड के साथ में 2007 में एग्रीमेंट साइन किया है। उसके बाद में सऊदी अरेबिया के साथ 2019 में साइन किया है, ठीक है। तो यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये प्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इनको अपने नोट्स में राइट डाउन कर लीजिएगा कि इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड एग्रीमेंट्स विद कंट्रीज़ लाइक आइसलैंड 2007, कि भारत ने कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ में कौन कौन से देशों के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है। तो आइसलैंड के साथ में 2007 में, सऊदी अरेबिया के साथ 2019 में। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म, एक रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म है जो कि US के साथ में 2023 में, और ये रिसेंट है दोस्तों, तो इसको अपने पॉइंट में ज़रूर से राइट डाउन कर लीजिएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म। इसको इसके फुल फॉर्म ना पूछ के इसके फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि RETAP जो है वो किसके साथ साइन किया गया है और ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है। तो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो कि हमने US के साथ में 2023 में साइन किया है फॉर जियोथर्मल एनर्जी कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी काम करता है। जियोथर्मल एनर्जी जो है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है रिजर्वायर्स ऑफ द हॉट। पहला पॉइंट ये देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजर्वायर्स ऑफ हॉट वाटर कैन बी फाउंड डीप विद इन द अर्थ सर्फेस व्हेन असेस्ड वाया अ वेल। दिस वाटर राइजेस अंडर इट्स ऑन प्रेशर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो रिजर्वायर्स हैं हॉट वाटर के, वो अर्थ सर्फेस के डीप, बहुत ज़्यादा गहराई में मिलते हैं। ये कब असेस किए जा सकते हैं? ये वेल्स के द्वारा, कुओं के द्वारा असेस किए जाते हैं, और तब असेस किए जाते हैं जब इसका जो पानी है ये अपने आप इसके प्रेशर, अपने ही प्रेशर के अंदर ये क्या होता है, राइजेस हो जाता है, ऊपर की तरफ उभरता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन विजुअल्स में कि किस तरीके से यहाँ से जो वाटर है वो इस तरीके से भाप की फॉर्म में ऊपर, अगर उसको कोई प्लेस मिल रही है, वेंट मिल रहा है, तो वहाँ से वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर। अच्छा, ये प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं जियोग्राफी में, जियोग्राफिकल फिनोमिना में, कि जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर क्या होता है, वार्म होता है, वो हमेशा क्या कर रहे होते हैं, वो ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लो प्रेशर ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे ऊपर उठते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, और नीचे से प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो एकदम से ऊपर ब्रस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रेशर डिक्रीजेज एज द हॉट वाटर रीचेज द सरफेस कॉजिंग इट टू टर्न इनटू स्टीम। अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ आता है, तो वैसे वैसे इसका प्रेशर क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। और जो हॉट वाटर है वो सरफेस तक आते आते किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टीम, उसके बाद में स्टीम इज़ यूज्ड टू स्पिन अ टरबाइन। अगर यहाँ पे हम टरबाइन को फिट कर दें, कर दें, तो वो जो स्टीम है हमने यूज़ की है, जो स्टीम है जो ऊपर आ रही है, तो वो किसके द्वारा स्पिन की जाएगी, इस टरबाइन के द्वारा स्पिन होगी, जो कि
फिर फर्दर जनरेटर के साथ में जिसको कनेक्ट किया जाएगा, फिर जिसको फर्दर जनरेटर के साथ में कनेक्ट किया जाएगा। जनरेटर के साथ में कनेक्ट करने के बाद में क्या किया जाएगा, एक्सेस स्टीम इज कंडेंसेस बैक इनटू द वाटर। जो एक्सेस स्टीम होगी उसको क्या किया जाएगा, फर्दर उसको वाटर में कन्वर्ट किया जाएगा। दैट यूजेस हीट फ्रॉम द अर्थ्स मोल्टन कोर, जो है अर्थ के मोल्टन कोर से हीट को क्या कर रही है, दैट यूज़ कर रही है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है, फोर्थ पॉइंट है एक्सेस स्टीम इज कंडेंसेस इनटू द वाटर एज इट पासेस थ्रू द कूलिंग टावर। क्योंकि ये कूलिंग टावर से पासिस होती है, क्योंकि एक्सेस स्टीम को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, क्योंकि एज इट पासिस थ्रू द कूलिंग टावर, क्योंकि ये कूलिंग टावर से पास आउट होती है। कूलिंग टावर से पास होने के कारण ये जो एक्सेस हीट है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पांचवा पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो, द वाटर इज पम्प्ड बैक इनटू द अर्थ टू रीस्टार्ट द प्रोसेस। और जो ये पानी है इसको फर्दर ज़मीन के अंदर भेजा जाता है, सो दैट ये जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जा सके। जियोथर्मल इज अ लेसर नॉन टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दैट यूजेस हीट फ्रॉम द अर्थ्स मोल्टन कोर। जियोथर्मल इस तरीके की प्रक्रिया है, इस तरीके का प्रोसेस है जिसको बहुत कम जाना जाता है, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप है, जहाँ जो कि हीट अर्थ के मोल्टन कोर से हीट का इस्तेमाल करती है, अर्थ के मोल्टन कोर से हीट का इस्तेमाल करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।